दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 1 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हमास के जवाब को अमेरिका ने बताया नाकाबिले कबूल, सीज फायर डील फिर लटकी। हमास का आया बयान, कहा विटकॉफ का प्लान एक धोखा था, न सीज फायर की गारंटी न एड का कोई प्लान, फिर भी ऑफर को नहीं किया पूरी तरह से रद्द। इसराइल का नया ड्रामा शुरू, यूरोप से कहा सीज फायर चाहिए तो हमास पर प्रेशर डालो। ईरान का IAEA की रिपोर्ट पर जवाब, कहा यह रिपोर्ट सियासी और वन साइडेड है, इसराइल को बताया असली खतरा। नेतन्याहू का आया बयान, कहा ईरान को रोकना होगा, क्या हमला कर सकता है इसराइल। और सीरिया में सैलरी देंगे सऊदी अरब और कतर। इधर हुथीज ने रेड सी में दी ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर को गुजरने की इजाजत। सवाल खैर, स्टीव विटकॉफ को हमास का जवाब नाकाबिले कबूल लगा है और सीज फायर डील फिर से उलझ गई है। अमेरिका के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने हमास के जवाब को बिल्कुल नाकाबिले कबूल करार दिया है। विटकॉफ ने कल रात एक्स पर लिखा कि हमास का ये रिस्पॉन्स, ये जवाब सिर्फ हमें पीछे ले जा रहा है। हमें फौरन बातचीत शुरू करनी चाहिए वरना ये डील हाथ से निकल जाएगी। विटकॉफ ने कहा कि जो फ्रेमवर्क अमेरिका ने दिया था उसी पर 60 दिन की सीज फायर डील फाइनलाइज की जा सकती है। आधे जिंदा और आधे मरहूम होस्टेजेस को वापस लाने का प्लान भी इसी में शामिल है। लेकिन हमास ने जो जवाब दिया है उसमें 3 साफ डिमांड्स रखी गई हैं। वो 3 शर्तें ये हैं कि मुकम्मल और मुस्तकिल सीज फायर हो गजा में। इसके अलावा गजा से इस्राएली फौज पूरी तरीके से बाहर निकल जाए और इंसानी मदद का आज़ादाना रास्ता खुल जाए, फ्री एक्सेस हो। हमास ने 10 जिंदा इजरायली होस्टेजेस और 18 इजरायलियों की बॉडीज रिलीज करने का ऑफर दिया है, लेकिन जवाब में इजरायली फौज का गजा से निकलना और एड का रास्ता खोलना ज़रूरी भी करार दिया है। पेच यहीं अटका है। अब ये देखना है कि क्या अगले कुछ दिनों में ये गैप कम होगा या ये डील भी पीछे चली जाएगी और गजा में कत्ल गारत यूं ही जारी रहेगा। विटकॉफ के जवाब के बाद फिर देर रात 1 जून में हमास का जवाब आया। हमास का जवाब सुन लीजिए, उसने क्या कहा है। विटकॉफ का प्लान बस एक धोखा था जिसमें ना सीज फायर था, ना गारंटी शामिल थी और ना ही कोई एड की बात की गई थी। हमास के सीनियर ऑफिशियल बासिम नईम ने अल जजीरा से बात करते हुए स्टीव विटकॉफ के गजा सीज फायर प्रपोजल को झूठ और गुमराह कुन करार दिया है। उन्होंने कहा कि हम सीज फायर के इस प्लान को रद्द नहीं कर रहे, लेकिन कुछ बदलाव करना ज़रूरी है। बासिम नईम का कहना है कि 1 हफ्ते पहले हम विटकॉफ के साथ एक प्लान पर राजी हुए थे। उसे एक निगोसिएशन पेपर माना गया था, लेकिन उसने वापस एक नया प्रपोजल पेश कर दिया जिसका पहले वाले से कोई लेना देना, कोई रिश्ता है ही नहीं, बिल्कुल अलग, बिल्कुल बदला हुआ है। जो पहले जिस पर हम राजी थे वो सीज फायर प्रपोजल कहाँ गया। बासिम नईम का कहना है कि इस नए प्लान में ना तो 60 दिन की टेम्पररी सीज फायर की कोई गारंटी थी, ना एड की कोई प्रॉपर सप्लाई की गारंटी थी और ना ही इस्राएली फौज के टोटल विड्रॉल की कोई बात इसमें शामिल थी। ये प्रपोजल बस एक हवा में लटकती हुई बात थी जिसमें ना जंग खत्म करने का प्लान है, ना परमानेंट सीज फायर का रास्ता है। बासिम नईम का आगे कहना था कि हमास ने बावजूद इसके एक जिम्मेदार जवाबी अप्रोच अपनाई। हमने ग्राउंड सिचुएशन को देखते हुए ये कहा कि ठीक है, चलो इस पर बात करते हैं। ये बासिम नईम का बयान है। बासिम नईम कहते हैं कि हमने एक पॉजिटिव और रियलिस्टिक तरीका इख्तियार किया, लेकिन ये बेस प्रपोजल निगोसिएशन के लायक नहीं है। हमास की लीडर बासिम नईम का ये भी कहना है कि वो चाहते हैं कि हम उनके अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि हम उनके एड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान को मंजूरी दे दें, जबकि पूरी दुनिया हत्ता कि यूनाइटेड नेशन भी उस प्लान को रिजेक्ट कर चुका है। हमास का गोल बिल्कुल साफ है, 60 दिन का गारंटीड सीज फायर चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड की आज़ादाना सप्लाई चाहिए और आखिर में इस जंग का खात्मा भी चाहिए। लेकिन जो प्रपोजल अमेरिका ने दिया है उसमें इनमें से कोई बात क्लियर नहीं थी। इसीलिए हमास ने कहा है कि आपको कम से कम ये चीज़ें अपने इस प्रपोजल में शामिल करके हमारे पास वापस आना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। अपनी मर्जी का सीज फायर होता ना देख इसराइल का नया ड्रामा शुरू हो गया है। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर अब यूरोप के ममालिक से कह रहे हैं कि तुम
अगर गजा में सीज फायर चाहते हो तो हमास पर प्रेशर डालो, क्योंकि यूरोप के ममालिक, खासतौर से ब्रिटेन और सबसे ज्यादा तो फ्रांस, इसराइल को कह रहा था कि ये सब बंद करो जो तुम कत्ल वारत कर रहे हो और अब सीज फायर करो। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर गिदियोन सार ने यूरोप को निशाना बनाते हुए ये कहा है कि फ्रांस और यूके यानी ब्रिटानिया अगर वाकई सीज फायर चाहते हैं तो हमास पर प्रेशर डालें, ना कि इसराइल पर। उसने दावा किया, गिदियोन सार ने, कि हमास इस जंग को जारी रख रहा है। हाँ, हम नहीं रख रहे हैं, हम कुछ लड़ ही नहीं रहे। हमास इस जंग को जारी रख रहा है, वो खत्म नहीं करना चाहता, वो होस्टेजेस को रिलीज नहीं कर रहा और हथियार भी नहीं डाल रहा। गिदियोन सार ने कहा कि अगर फ्रांस और यूके को सीज फायर चाहिए तो वो हमास को नो कहने से रोकें। इसराइल तो YES यस कह ही रहा है। दोस्तों, अब एक एनालिसिस है इन्हीं सब खबरों पर, उसके बाद हम ईरान की खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये उम्मीद जताई थी कि हमास डील करना चाहता है, लेकिन हमेशा ये कंसर्न भी था कि अमेरिका नेगोशिएशंस में इसराइल की साइड ले रहा है। अलग अलग ड्राफ्ट्स में ये समझ आया कि इसराइल 90 दिन के सीज फायर यानी जंग रोकने के लिए तैयार नहीं था, जबकि हमास इसी पे ज्यादा जोर दे रहा था कि जंग रोकी जाए, सीज फायर हो। हमास चाहता था कि इस्राएली फौज गजा से पीछे हट जाए, लोगों को गजा के अंदर आज़ादी से चलने, उठने, बैठने, खाने पीने दिया जाए और अगर बातचीत आगे बढ़े तो जंग का खात्मा भी हो जाए। लेकिन हमास ने स्टीव विटकॉफ प्रपोजल्स को देखा और उनका जो जवाब था वो यही था कि ये वो नहीं है प्रपोजल जो हमें चाहिए था। हमास ने इसमें अपनी कुछ शर्तें ऐड कर दी हैं। ये याद रखना होगा और ये याद रखना ज़रूरी है कि नेतन्याहू ने हमास को ख़त्म करने का वादा किया है, जबकि इसराइल की खुद की एजेंसीज जैसे कि शिन बेत के सीनियर लोग ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन है ही नहीं कि आप हमास को ख़त्म कर पाएं। ऐसा लगता है कि स्टीव विटकॉफ अब भी इसराइल से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू खुद ये डील नहीं चाहता, क्योंकि जब तक जंग चलती रहेगी, करप्शन से, मुकदमों से जुड़ी उसकी कानूनी प्रॉब्लम्स उससे दूर रहेंगी और जब तक जंग जारी है उसकी कोएलिशन, ये जो चंदे वाली सरकार है, वो भी सेफ है। उसे नए इलेक्शंस का सामना ही नहीं करना पड़ेगा अगर जंग चलती रही, और यही नेतन्याहू की ऑक्सीजन है। तो सीज फायर ना होने की सूरत में अगला स्टेप क्या होगा, यह अभी सबसे बड़ा सवाल है। अब बात ईरान की। ईरान ने यूरोप और इसराइल को करारा जवाब देते हुए कहा है कि IAEA की रिपोर्ट पॉलिटिकल है और वन साइडेड है, एक तरफा और सियासी है। हमने कल रात दोस्तों आपको सबसे पहले बताया था कि IAEA ने अपनी नई रिपोर्ट में यह दावा किया था कि नॉन न्यूक्लियर वेपन यानी नॉन न्यूक्लियर बम बनाने के लायक यूरेनियम एनरिच कर लिया है ईरान ने, जिसके बाद वेस्टर्न मुल्क ईरान पर एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ईरान ने यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA, ये यूनाइटेड नेशंस की ब्रांच है जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में नजर रखती है, IAEA की रिपोर्ट को ईरान ने सियासी और गैर मुतवज़्ज़न करार दिया है। ईरान का कहना है कि ये रिपोर्ट यूरोप के दबाव में तैयार की गई है और इसका मकसद ईरान को निशाना बनाना है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री और एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने एक जॉइंट बयान में कहा है कि ये बेबुनियाद इल्ज़ामात बार बार दोहराए जा रहे हैं कि हमारे पास बम है या हम बम बना रहे हैं, और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर भी बेवकूफ़ हैं जो ये कहते हैं ईरान के पास बम है। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बयान में ये भी कहा गया कि इसराइल के पास खुद एक न्यूक्लियर हथियार खाना, एक आर्सेनल है, बड़ा ज़ख़ीरा है, जबकि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT का हिस्सा भी नहीं है। ईरान एक NPT मेंबर है और उसके पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, उसके अमन पसंद न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमले की धमकियां दी जाती रही हैं और दी जा रही हैं। IAEA के डायरेक्टर जनरल ने अब तक इसराइल के खिलाफ कोई मजम्मत नहीं की, जबकि दुनिया मानती है कि उसने जब इतने खतरनाक हथियार बनाए हैं तो न्यूक्लियर बम तो कब का बना लिया होगा। जबकि ईरान ने कई दफ़ा IAEA को लीगल जिम्मेदारियों का हिस्सा याद दिलाया कि आपको अपनी मंजूर नज़र इसराइल की तरफ भी करनी चाहिए बड़े भाईजान। IAEA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने अपना 60% तक का एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल बढ़ा लिया है, जो अब 90% के आसपास है, 90 यानी एटॉमिक बॉम्ब के लिए।
रिक्वायर्ड लेवल के बहुत करीब है ये स्टॉक ऑयल। इसी की वजह से सारी दुनिया के कान खड़े हो गए कि ईरान के पास 9 न्यूक्लियर बम बनाने का माल इकट्ठा हो गया। ईरान कह रहा है नहीं 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 नहीं, खामनेई साहब का फतवा है, हमने कसम खाई है न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। भले उनके ईरान के चाहने वाले कहते हो बना लिए, 6 हैं, हमने तो उंगली रख के गिने थे, 9 हैं, हमारे चचा ने गिने थे। लेकिन ईरान ये कहता है हमने बम नहीं बनाया। क्यों हमें दुनिया बदनाम कर रही है? हमारे चाहने वालों के नाम पर भी लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, और जो वेस्ट हमारे खिलाफ है वो तो कर ही रहा है। खैर, बढ़ते आगे। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक बयान देते हुए कहा है कि IAEA की खतरनाक रिपोर्ट ने ईरान के छुपे हुए न्यूक्लियर प्लांट्स का राज खोलकर रख दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को अभी रोका जाए वरना देर हो जाएगी। यहाँ रोकने का मतलब ईरान पर हमला करना भी माना जा सकता है, या उस पर बहुत ज़्यादा दम घोंटू पाबंदियां लगाना भी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 2003 में न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए डेटोनेटर का टेस्ट किया था। UN की न्यूक्लियर एजेंसी ने यह भी बताया कि ईरान के पास अब इतना यूरेनियम है कि अगर उसे और ज़्यादा एनरिच किया गया तो 9 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। मतलब यूँ समझ लो सामान सट्टा सब जुटा लिया, असेंबल करना बाकी रह गया, इतना करीब पहुंच गया है। इस्राएल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऑफिस ने दुनिया से अपील की है कि ईरान को रोकने के लिए फ़ौरन एक्शन लिया जाए, और कहा है कि ये अभी नहीं तो कब किया जाएगा। अब कुछ खबरें हैं, लाइव हैं, और सबसे पहली खबर यही जो हमने आपको कल स्पेशल प्रोग्राम दिखाया था। प्रोग्राम का मतलब होता है किसी एक इशू पर या किसी एक कंट्री पर बात करना। जैसे यमन पर स्टोरी थी, ये बुलेटिन है, इसमें कई कंट्रीज़ की बात होती है। तो यमन का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अब कैपेबल है F-35 को गिराने के लिए। ये मिलिट्री एक्सपर्ट ने यमन के कंफर्म किया है। हमने बात आपको कल बताई थी कि ऐसा माना जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, और अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। यमन के मिलिट्री एक्सपर्ट है मेजर जनरल खालिद गुराब। उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट मेहदी अल मशाद ने जो वार्निंग्स दी हैं कि वो इसराइल के F-35 एयरक्राफ्ट को गिरा सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि अब यमनी एयर डिफेंस सिस्टम वो कुव्वत हासिल कर चुका है कि वो F-35 को गिरा दे। ये अल मसीरा जो यमन के हुतीज़ के कंट्रोल वाली वेबसाइट और मीडिया चैनल उन्होंने खबर दी, उनके हवाले से एक और ख़बर है कि मोहम्मद अल हुती जो एक बड़े लीडर हैं अंसार अल्लाह मूवमेंट के, उन्होंने कहा है कि यमनी आर्म फोर्सेस ने ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर को रेड सी से गुजरने की इजाज़त दी है, जो नॉन कॉम्बैट मिशन पर था। मतलब कोई जंगी इस मिशन वगैरह पे नहीं था, ना वो हमारे साथ दुश्मनी निभा रहा था, ना हम पर हमला कर रहा था, ना हम उस पर। और इसी के बारे में एक और वो उन्होंने कहा कि यमन से इन्होंने ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ने कांटेक्ट किया था कि हमें रेड सी से गुजरना है, हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए और आप हमें गुजरने की इजाज़त दें। तो फिर यमन के आर्म फोर्सेस जो हैं हूतीज़ की, उन्होंने कहा ठीक है आप गुजर जाइए, शराफत से जाने क्या मसला है, और हमें भी आपसे कोई जंग नहीं लड़नी है, क्योंकि वैसे भी अमेरिका से सीज़ फायर है तो आपसे भी कोई झगड़ा नहीं रह गया है। अशरक अल अवसत की एक खबर है कि सऊदी अरब और कतर मिलकर सीरिया के स्टेट एम्प्लॉयज़ जो हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया करवाएंगे ताकि उनकी सैलरीज जो हैं जो महीनों से अटकी पड़ी हैं वो दी जा सकें। ये सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात का ऐलान किया है और ये कहा है कि माली तौर पर सीरिया की मदद करनी ही होगी, क्योंकि सीरिया 14 साल की खाना जंगी के बाद बिल्कुल खस्ता हालत में था जब बशर असद उसे छोड़कर भागा था। खैर, बढ़ते हैं आगे। मौसम का हाल, मौसम बड़ा यूँ कहें कि कातिलाना है। नाइजीरिया की अगर एतबार से बात करें, देखिए हम मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की बात करते हैं, मेना रीजन की बात करते हैं, तो हम नाइजीरिया की भी खबर ले रहे हैं। नाइजर में यहाँ पर बारिश से, बेतरतीब बारिश से जो है बाढ़ आई, और उसके बाद 151 लोग अब तक इस बाढ़ में मारे जा चुके हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बाढ़ थी। इसके अलावा इजिप्ट में भी जो है बारिश से एकदम से जो है वो बाढ़ आई या पानी भर गया। उसके बाद अलेक्जेंड्रिया शहर है, बड़ा पुराना और बड़ा मशहूर शहर है इजिप्ट का, वहाँ पर हालात बड़े बेकाबू हो गए। वहाँ पर सड़कें जो हैं वो पानी से लबालब हो गई, ओले गिरे, और जो समंदर के किनारे जो बिजनेसेस हैं वो बताया जा रहा है कि लगभग तबाह हो गए, उनको बड़ा नुकसान पहुंचा है। और मौसम में अचानक तब्दीली ने अलेक्जेंड्रिया शहर के व्यापार को भी बड़ी चोट पहुंचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं साफ गोई से मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन में ना कि आपको खबरें पहुंचा दी होंगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।